सेठी साहब, जब अफगानिस्तान का तस्करा आ गया तो एक बहुत बड़ी पेशरफ 20 अगस्त को होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिलकर बैठ रहे हैं। इनके वज़ीर ख़ारिजा इकट्ठे होंगे। उसके बाद चाइनीज़ वज़ीर ख़ारिजा 21 अगस्त को पाकिस्तान के विजिट पर भी आएंगे। उसमें क्या बातचीत हो सकती है, एजेंडा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना अफगानिस्तान के साथ, और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें ये पता चला कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अश्योर किया है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे बीएलए को या टीटीपी को। तो मेरा ख्याल है इसी चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर अब वो और भी बातें आएंगी ना अबाउट जो कनेक्शन बनाना है बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। और तो इसलिए आई थिंक ये जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग्स हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका यही मतलब है जो पहले डिस्कशन हुई थी इस किस्म की, पहले भी एक मीटिंग हुई, उसके बाद अब ये जो मीटिंग होने जा रही है बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनाया जा रहा है विद पाकिस्तान एंड चाइना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा विद चाइना एंड पाकिस्तान फॉर द गुडविल ऑफ द अफगान पीपल, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, जिसमें अफगानिस्तान के बड़े फायदे हैं। तो फिर ही जाके अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मिसचिफ क्रिएट करना, मिसचिफ मंगर्स जो है जो गड़बड़ करते हैं उनको रोकेगा, बिकॉज फिर उसके इंटरेस्ट में नहीं होगा इनको सपोर्ट करना। तो आई थिंक ये पहले कदम है, बहुत अच्छे ये डेवलपमेंट्स हैं, एंड यू हैव टू थैंक द चाइनीज फॉर दिस। तो आपने तो बड़ी कोशिश कर ली थी, आपकी बात तो अफगानिस्तान ने सुनी नहीं, मगर चाइना की बात वो सुनेंगे, क्योंकि चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने सबसे पहले अपने सफीर वही वहाँ भेजे थे और उनके साथ बात करनी शुरू कर दी थी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, एंड आई थिंक इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। अच्छा सेठ साहब, ये तो ट्राइलेटरल जो मीटिंग होनी जा रही है उसके बारे में आपने ज़ाहिर ख्याल किया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्सेस पे काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया। सभी इस वक्त सोच में मसरूफ़ हैं कि ये किस ज़िम्न में, जब पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ इस्टेब्लिश कर चुका है अपनी बरतरी, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है कि डिफेंस सिस्टम होगा उनके लिए मल्टी लेयर्ड। ये दोनों तरफ क्या हो रहा है और इस कमांड फोर्स की जरूरत क्यों पेश आई पाकिस्तान को? देखिए, दोनों ने अपने असेसमेंट किया हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। उन्होंने अपनी असेसमेंट की है कि उनकी कमजोरी है कि उनके पास यूनिफाइड कमांड सिस्टम नहीं, जिस किस्म का यूनिफाइड कमांड सिस्टम इको सिस्टम हमने बनाया है, तो वो उनको अपनी खामी समझ आ गई है। अब वो भी कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस एंड यूनिफाइड कमांड सिस्टम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो सिस्टम है उसको मैच करें। पहली बात, आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है, वो दे वर एबल टू टारगेट both your air bases and your so-called freedom fighters के जो offices वगैरह हैं। तो they have demonstrated that whether they are जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसेस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको भी इस बात का आप समझ आ गई है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहाज उड़ गए और आपने उनको गिरा दिया। अब ये भी है कि जहां उनके जहाज पार्क्ड है, यू शुड आल्सो हैव द एबिलिटी टू टारगेट दोस। आपने छोटी मोटी एबिलिटी तो दिखाई है आपने, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। तो इसलिए अब वो यूनिफाइड कमांड जो है, क्योंकि अभी तक तो वो मिसाइल कमांड जो है वो मुख्तलिफ, एयरफोर्स के पास अपनी मिसाइल्स हैं, ग्राउंड फोर्सेस के पास अपनी है, नेवी के पास अपनी है। अब वो यूनिफाइड कमांड सिस्टम बना रहे हैं। और आपने देखा कि जनरल आसिम ने जो बात की थी वहाँ कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की और आपने वहाँ डैम्स बना लिए और हमें उसका पानी का शॉर्टेज हो गया या आपने रोकने की कोशिश की वाया द डैम्स, तो हम एक मिसाइल नहीं 10 मिसाइल मार के उड़ा देंगे आपके डैम्स को। और ये भी कह दिया कि मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत से मिसाइल। तो आई थिंक उसे इशारा तो कर दिया था उन्होंने। तो ये आपकी एक वैक्यूम था, आपकी कमी थी, तो उसको अब आप पक्का करने जा रहे हैं, बिकॉज आपको यूनिफाइड कमांड हो तो गया बिटवीन एयर फोर्स एंड ग्राउंड फोर्सेस, मगर आपका यूनिफाइड कमांड विद ऑल द वेरियस मिसाइल फोर्सेस, which of course includes the nuclear option also, because nuclear missile के जरिए है। तो I think ये this is also a signal कि we are now integrating that also into our thing, and ये इसका लिंक वही बनता है जो उन्होंने वहाँ
फ्लोरिडा में बात कही है। और उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा है कि वो इस सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे, मजीद डेवलप करेंगे 2035 तक। अब ये 2025 है, तो 10 साल मजीद नरेंद्र मोदी रहने का इरादा रखते हैं। नरेंद्र मोदी तो सरवाइव नहीं करेंगे इन माय व्यू, बट चले वो तो देखा जाएगा कि अब कब वो उनकी फारग होते हैं या नहीं होते। बट ये जरूर है कि अब वी आर गोइंग टू गेट द हाईएस्ट और द बेस्ट चाइनीज टेक्नोलॉजी। हमने जहाजों की तो मिल गई, मिसाइल्स की भी जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं या एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो तो मिल गई, मगर सरफेस टू एयर मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम अब पता नहीं S-400 को कंपेयर करने के लिए शायद चाइना से आपको कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी मिसाइल्स के खिलाफ मिल जाए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द यूनिफाइड कमांड। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट वन एरिया जहां हमारी थोड़ी सी कमजोरी है। ठीक है, ये एनालिसिस दोनों तरफ जो पेशरफ जारी है हथियारों के सिलसिले में या इस तरह के सिस्टम के सिलसिले में, आपने जाना कि असल में पसे पर्दा चल क्या रहा है। बड़ी मुलाकात जो अलास्का में होने जा रही है, अलास्का की तारीखी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन इस मुलाकात पे ना सिर्फ ये कि यूक्रेन और यूरोप की नज़रें हैं, बल्कि भारत भी मुस्तरब है कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होता है। और सेठी साहब ने गुज़श्ता शोज़ में ये बताया था कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मुलाकात किस तरह से आम हो सकती है, अगर कामयाब होती है तब, और अगर नाकाम होती है तब भी। और जो अमेरिका की जानिब से इंडिया पर पाबंदियां या टैरिफ आयद किए गए हैं वो भी रूस ही के ज़िम्मे में हैं। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं? मीटिंग 5 on 5 इस फॉर्मेट पे है, दोनों तरफ से 5-5 कहा जा रहा है कि ऑफिशियल्स शरीक होंगे। सिर्फ साहब, लेकिन हाईली एंटीसिपेटेड हाई स्टेक्स ये ट्रुथ सोशल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिख चुके हैं। लेकिन एक तरफ है धमकियां, एक तरफ है उम्मीदें, एक तरफ है सबकी निगाहें। तो इस मीटिंग में किसको क्या मिलेगा और उसके बदले में क्या दिया जाएगा, या सिर्फ फील आउट मीटिंग होगी, लिसनिंग ऑनली? देखिए, अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, प्यूटिन की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं आया, ट्रंप की तरफ से आए हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, इधर से विटकॉफ का भी आया है उधर। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें तो तय हो गई हैं। वो जो विटकॉफ की मीटिंग्स थी पहले रशिया के अंदर, काफ़ी लंबी चौड़ी थी, वो रूसियों ने भी एक्नॉलेज कर लिया, बात मान ली है कि जी वहाँ हमने बहुत सी चीज़ें तो तय हो गई हैं। उनको तो सिर्फ अब अंगूठा लगाने की बात है, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि ये दोनों मिलके वो बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इस किस्म की मीटिंग से पहले बहुत सी चीज़ें तय हो जाती हैं ताकि कोई सरप्राइज ना हो। तो एक तो ये बात कि मेरा ख्याल है अब वो बात क्या है वो आगे जाके बात करें। दूसरी बात ये है कि इस एजेंडे के अलावा भी एक और भी एजेंडा है विच इज़ ऑन द न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट, कि वो कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके पास, हथियार हैं, उनको रिड्यूस करने का भी उसको ट्रीटी एक थी 2019 से, उसे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था उससे। वो अब उसकी जो वैसे जो वो ट्रीटी है वो 2026 तक चलती है। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर इन्होंने बात करनी है कि उसको रिन्यू किया जाए, ताकि ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, विच इज ज्यादा थ्रेट तो वहीं से आती है ना, शॉर्ट रेंज यूरोप के अंदर। रशिया का तो इशू वो है, लॉन्ग रेंज का तो इशू नहीं है इतना रशिया का, बिकॉज इस वक्त यूरोप और रशिया का प्रॉब्लम बना हुआ है। सो आई थिंक एंड दे आर वेरी डेंजरस, तो इसलिए आई थिंक उसके ऊपर भी इन्होंने बात करनी। तो मैं समझता हूँ कि दीज आर द इश्यूज। ऑब्वियसली सारी जो फोकस है वो तो यूक्रेन पे ही है। अच्छा, अब यूक्रेन पे फोकस है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो कह रहा है कि जी मसला हल करके आऊंगा, दूसरी तरफ थोड़ी कॉशन भी कर रहा है कि नहीं और भी बड़ी बातें हैं, ये है वो है वो है। और आपने एक बात और ये भी छेड़ दी कि जी वो ट्रेड वाली बात भी है, और जिसमें इंडिया का भी एक रोल है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% उसने एक्स्ट्रा किया है इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अच्छा सर, एक बयान भी दे दिया। जो आपने कहा वो प्रेडिक्शन शामिल करते हैं, जो आपने प्रेडिक्ट किया था उसकी जो तौसीक है वो एक अमेरिकी ऑफिशियल ने किया है। पहले आपकी प्रेडिक्शन, उसके बाद मैं बात करती हूँ इस बारे में। इंडिया के ऊपर प्रेशर ये डाला है तेल का। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो। इंडिया 35 to 38% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रूस से लेता है। तो वो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम तेल लेना बंद करो, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े। ये किस्म का इनडायरेक्ट सैंक्शन, और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे ऑन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। दिस इज हिज अप्रोच। इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया। और रशिया को ये कह रहा है कि हम इंडिया को रोकेंगे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम यू, और आप हमारी बात मानें। और एग्जैक्टली यही कहा है अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जो इजाफी 25% आप पे लगा है वो टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से तो आपकी बात की तौसीक हो गई। एग्जैक्टली वो प्रेशराइज करने के लिए रशिया को इस्तेमाल करें, इंडिया को।